हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का प्रशासनिक शक्तियों के बारे में पढ़ लिए थे। प्रशासनिक शक्तियाँ या कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं विधायी शक्तियाँ। ठीक है, क्या? तो विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ होता क्या है? तो संसद के सत्र को आहूत या सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी आहूत कर सकता है। अगर देखें तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में अभिभाषण कर सकता है। संसद के दोनों लंबित विधेयक या अन्यथा के संबंध में संदेश भेज सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होने पर लोकसभा के किसी भी सदस्य को उसकी कार्यवाही के अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। इसी प्रकार का जब सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त हो तब सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए राज्यसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अध्यक्षता के लिए। अगर राज्यसभा के 12 सदस्य और लोकसभा के दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है तो ज्ञातव्य है कि 104 संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय वाले प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अब निरस्त कर दिया गया है। 104 से पहले मनोनीत होता था। संसद में कुछ प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। स्वीकृति मतलब उसकी इच्छा अनिवार्य है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो भारत की संचित निधि से व्यय करने संबंधी विधेयक या राज्यसभा की सीमाओं के परिवर्तन या नए राज्य का निर्माण करने वाले विधेयक आदि। ठीक है, अगर अगला देखें तो संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयक के मामले में स्वीकृति दे सकता है, मतलब स्वीकृत कर सकता है या रोक लगा सकता है या पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, अगर संसद को पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाने पर यदि संसद द्वारा उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ फिर से पारित यानी संसद को बिना संशोधन के साथ भी भेज दे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है। ठीक है, राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखने पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है और राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए। राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाने पर राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक को फिर से पारित कर विचार हेतु पुनः भेजने पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। उसमें बाध्य है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों के मामले में संसद के पास विधेयी शक्ति है, जैसे कि आर्टिकल 123 में बोला गया है, बशर्ते संसद के दोनों सदनों का सत्र न हो और तत्काल कार्रवाई करना हो। साथ ही इसे संसद का सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के तहत अध्यादेश जारी और वापस लिया जा सकता है। ठीक है, इसका भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है। साथ ही यह संसद के किसी भी अधिनियम या यहाँ तक कि किसी अन्य अध्यादेश को
संशोधित या निरस्त कर भी सकता है। ठीक है, कर कानून में संशोधन या परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन नहीं कर सकता, संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है, उन परिस्थितियों की व्याख्या करने वाले एक विवरण जिसके लिए अध्यादेश द्वारा तत्काल कानून बनाना आवश्यक हो गया था, सदन के समक्ष भी रखा जाना चाहिए। ऐसी शक्तियां यूएसए और यूके सहित अधिकांश लोकतांत्रिक संविधानों में देखने को नहीं मिलती है। संसद के समक्ष जो है कैग, यूपीएससी, वित्त आयोग और अन्य रिपोर्ट रखवाता है। और अगला पॉइंट कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीव की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम कर सकता है। पांडिचेरी के मामले में भी जब विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया गया हो, तभी राष्ट्रपति विनियम बनाकर कानून बना सकता है। ठीक है, अगर वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्तीय शक्तियों में क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है। उसकी स्वीकृति के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। और अगला पॉइंट कहता है अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत के आकस्मिक निधि के अग्रिम धन की अनुमति देता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन भी करता है। कौन? राष्ट्रपति। अगर न्यायिक शक्तियों की बात करें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। विधि या तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। किसी सजा के मामले में दंड को क्षमा या पर विलंबन, विराम, प्रतिहार या लघुकरण करने के अनुमति दे सकता है। किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को कुछ सजा से निलंबित या उसका परिहार कर सकता है, जैसे क्षमा भी कर सकता है, पardon मतलब सजा और दोषी दोनों से मुक्त कर सकता है। प्रविलंबन मतलब किसी दंड पर अस्थायी अवधि के लिए रोक लगाना। विराम किसी विशेष परिस्थिति के कारण मूल दंड के स्थान पर कम सजा देना। प्रतिहार सजा की स्वीकृति को बदले बिना सजा की अवधि को कम करना। लघुकरण सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे कठोर सजा को कम करना या परिवर्तित करना। ठीक है, अगर सैन्य शक्तियों की बात करें तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख नियुक्त करता है। संसद के अनुमोदन के अधीन युद्ध व शांति की घोषणा करता है। राजनयिक शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हालांकि इसके लिए संसद को अनुमोदन अनिवार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राजदूतों, उच्चायुक्तों आदि जैसे राजनयिकों को भेजता और स्वागत करवाता है। अगर आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति आपातकाल के निपटाने के लिए संविधान राष्ट्रपति को साधारण शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 352
राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365, वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, वीटो की शक्ति को देखें, वीटो की शक्ति तो